सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने 200 क्वेश्चन हो चुके हैं किसमें, हिस्टोपैथोलॉजी में। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक खत्म हो चुके हैं। सो आज अपना लास्ट प्रोबेबली क्लास है जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी देख लेंगे। क्लियर बात? ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी अराइव नहीं होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी साइटोपैथोलॉजी दोनों छोटे छोटे चैप्टर है। क्लियर बात? तो 201 से लेके और 250 तक आज क्वेश्चन कर लेंगे। इसी के साथ हिस्टोपैथोलॉजी एंड करेंगे और फिर कल के लेक्चर से हम साइटोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर बात है? कल या परसों से साइटोलॉजी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर बात? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, नोट्स आपको आज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पूरा 1 PDF के अंदर सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप चैनल ज्वाइन करके रख लेना। क्लियर बात? चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ टिश्यू ब्लॉकिंग? टिश्यू ब्लॉकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम टिश्यू ब्लॉकिंग करते हैं, उसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम टिश्यू ब्लॉकिंग? ठीक है, ये आपको बताना है। स्टैन करने के लिए टिश्यू को, फिक्सेशन ऑफ द टिश्यू, ओरिएंटेशन ऑफ टिश्यू इन वैक्स या सेक्शनिंग द टिश्यू। ठीक है, अब बताओ, हम टिश्यू जो ब्लॉकिंग करते हैं वो हम उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? हम टिश्यू को स्कैन करना है, उसका प्राइमरी पर्पस टिश्यू को फिक्स करना है, ओरिएंटेशन ऑफ द टिश्यू इन वैक्स यानी वैक्स के अंदर टिश्यू का ओरिएंटेशन सही करना, या सेक्शनिंग द टिश्यू। तो ब्लॉकिंग का मेन पर्पस होता है ओरिएंटेशन ऑफ टिश्यू इन वैक्स। टिश्यू ब्लॉकिंग क्या करता है? हेल्प इन ओरिएंटिंग द टिश्यू प्रॉपरली फॉर यूनिफॉर्म सेक्शन कटिंग। क्लियर बात? टिश्यू ब्लॉकिंग से मुंह में टिश्यू को सही दिशा में सेट किया जाता है ताकि सेक्शन समान आए। क्लियर बात? तो जब भी हम बात करेंगे टिश्यू ब्लॉकिंग के मेन पर्पस की, उसमें हम क्या कर रहे होंगे? हम टिश्यू का ओरिएंटेशन सही कर रहे होंगे। किसके अंदर? वैक्स के अंदर। क्लियर बात है? वैक्स कौन सी यूज़ की जाएगी? जनरली पैराफिन वैक्स। क्लियर बात? इतनी सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट टेम्परेचर इज आइडियल फॉर पैराफिन एम्बेडिंग? पैराफिन एम्बेडिंग के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? टेम्परेचर कितना रखते हैं हम पैराफिन एम्बेडिंग के लिए? ठीक है, क्या 37 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, 56 से 58 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, या 70 डिग्री सेल्सियस रखते हैं? ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे आइडियल पैराफिन एम्बेडिंग टेम्परेचर की, तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 56 से लेके 58 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात? पैराफिन मेल्ट्स एट 56 to 58 डिग्री व्हिच इज सूटेबल फॉर एम्बेडिंग टिश्यू। पैराफिन इस तापमान पर पिघलता है और टिश्यू को एम्बेड करने के लिए आदर्श होता है। तो हम जब भी बात करेंगे पैराफिन एम्बेडिंग की, तो उसका आइडियल टेम्परेचर 56 to 58 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ जाओ। विच केमिकल इज कॉमनली यूज फॉर टिश्यू डिहाइड्रेशन? टिश्यू डिहाइड्रेशन के लिए आमतौर पर कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखो, हमने अब तक क्या पढ़ा कि हम डिहाइड्रेशन मतलब डी और अलग कर दो, हाइड्रेशन अलग कर दो, यानी हम पानी को रिमूव कर रहे हैं। क्लियर बात है? पानी रिमूव करने के लिए हमने अब तक क्या पढ़ा? एल्कोहल का यूज़ करते हैं। अब हम कौन सा एल्कोहल यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। क्लियर बात? फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, इथेनॉल यूज़ करते हैं, एसीटोन यूज़ करते हैं, या जाइलिन यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो, फॉर्मेलिन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? टिश्यू प्रिजर्वेशन के लिए। जाइलिन का इस्तेमाल हम क्लियरिंग एजेंट के लिए करते हैं। हम टिश्यू डिहाइड्रेशन की बात, एसीटोन की बात हम किस में करेंगे? साइटोलॉजी में करेंगे। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। ठीक है, हम टिश्यू डिहाइड्रेशन की जब भी बात करेंगे, हम क्या यूज़ कर रहे होंगे? इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल का यूज़ करते हैं हम टिश्यू डिहाइड्रेशन के लिए। ग्रेडेड इथेनॉल रिमूव्स वाटर फ्रॉम टिश्यू बिफोर एम्बेडिंग। ग्रेडेड इथेनॉल पानी को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। विच रिएजेंट इज यूज फॉर क्लियरिंग ऑफ टिश्यू? टिश्यू क्लियरिंग के लिए कौन सा रिएजेंट प्रयोग होता है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिश्यू को हम क्लियर करते हैं, जो क्लियरिंग का स्टेप आता है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर, हम कौन सा रिएजेंट प्रयोग करते हैं? इथेनॉल यूज़ करते हैं, जाइलिन यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, या पैराफिन यूज़ करते हैं? ठीक है, देखो, क्लियरिंग एजेंट के रूप में हम किसको यूज़ करते हैं? जाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जाइलिन रिप्लेसेस अल्कोहल एंड मेक टिश्यू ट्रांसपेरेंट बिफोर वैक्स इनफिल्ट्रेशन। जाइलिन अल्कोहल को हटाकर टिश्यू को साफ और मोम के लिए तैयार करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। हम जब भी टिश्यू क्लियरिंग रिएजेंट की बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे होंगे? जाइलिन की। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हेमाटोक्सिन एंड इयोसिन स्टैन? HNE स्टैन का प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हेमाटोक्सिन और इयोसिन स्टैन हमने अच्छे से पढ़ा, अब तक पूरी डिटेल हमने देख ली। अब हम बात कर रहे होंगे हेमाटोक्सिन एंड इयोसिन स्टैन का प्रिंसिपल क्या है। देखो, एसिड फास्ट स्टैनिंग है इसका प्रिंसिपल,
डाई बाइंडिंग बेस्ड ऑन पीएच, ये इसका प्रिंसिपल है। एंजाइम रिएक्शन होता है या सिल्वर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब बताओ, एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात की हमने, जिसको हम करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई पर, जिसको हम बोलते हैं एएफबी स्टेन, या इसी का दूसरा नाम है जील नील्सन स्टेन या जेडेन स्टेन, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। एंजाइम का इस्तेमाल हम हीमेटॉक्सिन इयोसिन में करते नहीं है। सिल्वर इंटीग्रेशन की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे रेटिकुलिन स्टेन में। और फिर क्या बचा, डाई बाइंडिंग बेस्ड ऑन पीएच, ठीक है। देखो हीमेटॉक्सिन का पीएच के बारे में बात करें तो एक होता है बेसिक, एक होता है एसिडिक, ठीक है। हीमेटॉक्सिन बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का इयोसिन होता है। तो पीएच की बात हम कहाँ करते हैं, जहाँ भी हम एसिड या बेस की बात कर रहे होंगे तो हम क्या करते हैं, डाई बाइंडिंग बेस्ड ऑन पीएच, ये होता है प्रिंसिपल हीमेटॉक्सिन एंड इयोसिन स्टेन का। क्लियर बात, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हीमेटॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं बेसिक डाई, बाइंड एसिडिक कंपोनेंट्स, एंड इयोसिन जिसको होता है एसिडिक डाई, ये किससे बाइंड करेगा, बेसिक कंपोनेंट से, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अपोजिट में क्यों बाइंड करते हैं, मान लो एसिडिक नेचर का है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज से अटैच करेगा, और निगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज से अटैच करेगा, इसलिए अपने अपोजिट से अटैच होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर बात, आगे बढ़ जाओ। रेटिकुलिन स्टेन इज यूज फॉर विच स्ट्रक्चर, रेटिकुलिन स्टेन किस संरचना को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेन है रेटिकुलिन स्टेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर इंटीग्रेशन। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो, कोलेजन के लिए इस्तेमाल करते हैं रेटिकुलिन स्टेन, इलास्टिक फाइबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एमाइलॉइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो नाम में आ रहा है रेटिकुलिन, तो हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, रेटिकुलर फाइबर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसको, रेटिकुलिन स्टेन को, ठीक है। रेटिकुलिन स्टेन हाईलाइट्स द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर इन ब्लैक। रेटिकुलिन स्टेन क्या करता है, हाईलाइट कर देता है नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स को। किस कलर में सर, ब्लैक कलर में। यह रेटिकुलर फाइबर को काले रंग में दर्शाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई एमाइलॉइड डिपॉजिट्स, एमाइलॉइड जमाव को पहचानने के लिए कौन सा स्टेन प्रयोग किया जाता है। एमाइलॉइड, जब भी वर्ड आप सुनो सीधे आंसर कॉन्गोरेट लगा देना। क्लियर बात है। एमाइलॉइड की बात की जाए या एमाइलॉइडोसिस की बात की जाए, इन सब के लिए हम कॉन्गोरेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कांगोरेट सोज एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अंडर पोलराइज लाइट। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जब एप्पल ग्रीन कलर दिखाएगा तो किसके अंदर दिखाएगा, लाइट उस समय पोलराइज्ड होनी चाहिए कांगोरेट स्टेन के अंदर, ठीक है। कांगोरेट प्रकाश के नीचे एमाइलॉइड को हरे रंग में दर्शाती है। पस स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट, पस स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट। पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियाई के लिए, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के लिए, इलास्टिक फाइबर्स के लिए या फैट के लिए, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे पस स्टेन की, पस स्टेन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के लिए, ठीक है। पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट स्टेन कार्बोहाइड्रेट्स इन टिश्यू, क्या स्टेन करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टेन करता है टिश्यू के अंदर। यह स्टेन टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को दर्शाता है। तो पस स्टेन की जब भी बात की जाए तो आप कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात कर रहे होंगे। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द आइडियल थिकनेस ऑफ पैराफिन सेक्शन फॉर एचएनई, एचएनई स्टेनिंग के लिए पैराफिन सेक्शन की आदर्श मोटाई क्या होती है। आपको थिकनेस बतानी है, आइडियल थिकनेस बतानी है किसकी, पैराफिन सेक्शन फॉर एचएनई, एचएनई स्टेनिंग के लिए पैराफिन सेक्शंस की, ठीक है। 2 से 3 माइक्रोन मीटर, 4 से 5 माइक्रोन मीटर, 6 से 7 माइक्रोन मीटर या 10 माइक्रोन मीटर, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे आइडियल थिकनेस ऑफ पैराफिन सेक्शंस की किसके अंदर, एचएनई के अंदर, तो इसके अंदर कितना होता है आइडियल थिकनेस सेक्शन, 4 से 5 माइक्रोन मीटर। दिस थिकनेस गिव ऑप्टिमम स्टेनिंग एंड क्लियरिटी, यह मोटाई स्टेनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैराफिन ब्लॉक फिलिंग, ठीक है। पैराफिन ब्लॉक फिलिंग हम करते हैं, तो पैराफिन ब्लॉक फिलिंग क्यों हम करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है, ठीक है। रीयूज ऑफ ब्लॉक्स, रीयूज ऑफ ब्लॉक्स के लिए हम करते हैं पैराफिन ब्लॉक फिलिंग। आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए करते हैं हम पैराफिन ब्लॉक फिलिंग। डिस्पोजल के लिए करते हैं हम पैराफिन ब्लॉक फिलिंग, या स्टैंडिंग के लिए हम करते हैं पैराफिन ब्लॉक फिलिंग, ठीक है। आपको बताना है पैराफिन ब्लॉक फिलिंग हम किस लिए करते हैं, तो हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ठीक है। ब्लॉक्स आर स्टोर विद लेबल्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, पैराफिन ब्लॉक को भविष्य की जांच के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। हमें कभी फ्यूचर में मान लो जरूरत पड़ गई किसी ब्लॉक की, तो हम उसको लिए क्या करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसको रिकॉर्ड में वापस से रख देंगे। क्लियर बात। व्हाट इज डन ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में सेक्शन कटिंग के दौरान क्या किया जाता है, एक स्टेप आती है सेक्शन कटिंग हिस्टोपैथोलॉजी में, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हम स्लाइड स्टेन करते हैं सेक्शन कटिंग के दौरान, पैराफिन को पिघलाते हैं, पैराफिन मेल्टिंग करते हैं हम सेक्शन कटिंग के दौरान,
थिन स्लाइसेड कट यूजिंग माइक्रोटोम, माइक्रोटोम की हेल्प से हम थिन स्लाइसेड कट करते हैं सेक्शन कटिंग के दौरान, या लेबलिंग करते हैं हम स्लाइड्स की सेक्शन कटिंग के दौरान, ठीक है। अब देखो इजी क्वेश्चन है, सेक्शन कटिंग के दौरान हम क्या करते हैं, थिन स्लाइसेस कट करते हैं यूजिंग माइक्रोटोम, माइक्रोटोम की सहायता से हम थिन स्लाइसेस कट करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोटोम इज यूज टू ऑब्टेन थिन सेक्शंस फॉर एम्बेडेड टिश्यू, माइक्रोटोम द्वारा पतले सेक्शंस काटे जाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लोटेशन बाथ, फ्लोटेशन बाथ का उपयोग किस लिए किया जाता है, फ्लोटेशन बाथ अपने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो फ्लोटेशन बाथ का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ठीक है। सेक्शंस को स्टैंड करने के लिए, पैराफिन को रिमूव करने के लिए, स्प्रेडिंग टिश्यू सेक्शंस ऑन स्लाइड, सेक्शन स्लाइड्स पर स्प्रेडिंग टिश्यू सेक्शंस को स्प्रेड करने के लिए, या इम्बेड करने के लिए टिश्यूज को, ठीक है। तो फ्लोटेशन बाथ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, स्प्रेडिंग टिश्यू सेक्शंस ऑन स्लाइड, ठीक है। फ्लोटेशन बाथ क्या करता है, हेल्प करता है स्मूथ आउट रिंकल्स इन सेक्शन बिफोर माउंटिंग, या स्लाइड पर सेक्शंस को अच्छे से फैलाने में मदद करता है। तो हम जब भी बात करेंगे फ्लोटेशन बाथ की, तो इसका मीनिंग क्या होगा, स्प्रेडिंग टिश्यूज ऑन सेक्शंस ऑन स्लाइड्स, क्लियर बात। विच केमिकल इज यूज्ड इन ईओसिन स्टैंड प्रिपरेशन, ईओसिन स्टैंड तैयार करने में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है, हम जब भी ईओसिन स्टैंड प्रिपरेशन करेंगे, ईओसिन स्टैंड बनाएंगे, हम कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, इथेनॉल यूज़ करेंगे, फॉर्मलिन यूज़ करेंगे, एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे, या ज़ाइलिन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम जब भी क्या करेंगे, ईओसिन स्टैंड प्रिपरेशन करेंगे, ईओसिन स्टैंड बनाएंगे, हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे, ईओसिन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे, क्लियर बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। जब भी हमें क्या करना होगा, ईओसिन स्टैंड प्रिपेयर करना होगा, ईओसिन का नेचर कैसा होता है सर, एसिडिक होता है, तो हम ईओसिन के लिए क्या करेंगे, इथेनॉल प्रिपेयर करेंगे। ईओसिन इज डिसॉल्व इन इथेनॉल फॉर इफेक्टिव स्टैनिंग, ईओसिन को घोलने के लिए इथेनॉल चाहिए होता है जो कि इफेक्टिव स्टैनिंग करवाता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे बात करें, व्हाट इज़ द कॉमन फिक्सेटिव फॉर म्यूजियम स्पेसिमेन, देखो म्यूजियम से क्वेश्चन यही आता है ज़्यादातर आपका कि कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं म्यूजियम में, क्लियर बात है। तो कौन सा कॉमन फिक्सेटिव होता है म्यूजियम स्पेसिमेंट्स में, जो म्यूजियम होते हैं उसके अंदर जो हम स्पेसिमेंट्स रखते हैं, मान लो किसी में हार्ट रखा हुआ है, मानव भ्रूण रखा जाता है, भ्रूण जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं वो रखा जाता है, ठीक है। ऐसे सारे ऑर्गन म्यूजियम में रखे होते हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़े होंगे उनको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम कौन सा कॉमन फिक्सेटिव यूज़ करते हैं म्यूजियम के अंदर, क्या एल्कोहल यूज़ करते हैं फिक्सेटिव के अंदर, जैसे एक जार है, ठीक है, जार के अंदर आपका 9 मंथ का एम्ब्रियो रखा है, ठीक है, 9 मंथ का एम्ब्रियो रखा है जार के अंदर, क्लियर बात। अब इसके अंदर जो भरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। इस फिक्सेटिव को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एल्कोहल, सलाइन, फॉर्मलिन, या ज़ाइलिन, क्लियर बात है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मलिन, कितना परसेंट सर, 10% फॉर्मलिन, ठीक है। 10% फॉर्मलिन इज कॉमनली यूज टू प्रिजर्व स्पेसिमेंस, 10% फॉर्मलिन संरक्षित करने के लिए आम फिक्सेटिव है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माउंटिंग मीडियम इन हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में माउंटिंग मीडियम का क्या कार्य होता है, ठीक है। जैसे एक स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर आपने एक स्पेसिमेन को सारा प्रोसेसिंग कर दिया, अब इसको आप क्या करते हो, माउंट करते हो। इस माउंटिंग के मीडियम का काम क्या होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना, इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिजर्विंग स्टैंड सेक्शन, ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करना और स्टेन सेक्शंस को प्रिजर्व करना, एम्बेडिंग टिश्यू या डीपैराफिनाइजिंग टिश्यू, ठीक है। तो हम माउंटिंग मीडियम की जब भी बात करेंगे हम क्या कर रहे होंगे, ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस कर रहे होंगे और स्टेन सेक्शन को प्रिवेंट कर रहे होंगे, ठीक है, प्रिजर्व कर रहे होंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। इट इम्प्रूव स्लाइड क्लियरिटी एंड प्रिजर्व द स्टेन टिश्यू, यह स्लाइड को स्पष्ट दिखाने और संरक्षित रखने में मदद रखता है माउंटिंग मीडियम इन हिस्टोपैथोलॉजी, क्लियर बात है। आगे बढ़ो, विच इक्विपमेंट इज यूज टू कट पैराफिन ब्लॉक्स इनटू थिन सेक्शंस, पैराफिन ब्लॉक से पतले सेक्शंस काटने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, हम पैराफिन ब्लॉक्स बनाते हैं, उसमें हम थिन स्लाइस कट करते हैं, पतले सेक्शंस बनाते हैं, इसको कट करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, टिश्यू प्रोसेसर, माइक्रोटोम, वाटर बाथ, या कवर स्लीपर, ठीक है। तो हम पतले सेक्शंस कट करने के लिए, थिन सेक्शंस कट करने के लिए शुरू से बढ़ते आ रहे हैं माइक्रोटोम का इस्तेमाल करते हैं, जनरली कौन सा, रोटेटरी माइक्रोटोम का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। माइक्रोटोम क्या करता है, कट थिन सेक्शंस फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोटोम माइक्रोस्कोप के लिए पतले सेक्शंस काटने का उपयोग करता है। अच्छा, ये तो हो गई माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की भी हमने बात की थी, ये हम कहाँ करते हैं, ये ड्यूरिंग ग्रॉसिंग के दौरान करते हैं, क्लियर बात है। तो ग्रासिंग के दौरान हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं और लैब के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना।
विच केमिकल इज यूज फॉर डीवैक्सिंग पैराफिन सेक्शंस, पैराफिन वैक्स सेक्शन से वैक्स हटाने के लिए कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है। आपने पैराफिन सेक्शंस बना लिया, कौन सा पैराफिन से वैक्स बना लिया, ठीक है, सॉरी पैराफिन सेक्शन से वैक्स हटाना हो तो हम कौन सा रसायन प्रयोग करेंगे, ठीक है, डीवैक्सिंग करनी हो, ठीक है, हमें डीवैक्सिंग करनी हो पैराफिन सेक्शंस के लिए हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे, वाटर, ज़ाइलिन, एसीटोन, एल्कोहल। क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में फंसा दिया, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं जनरली, इस लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम क्लियर करना पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लियरिंग एजेंट पूछ रहा है। क्लियरिंग एजेंट क्या होता है यार, सिंपल सा ज़ाइलिन होता है, क्लियर बात है। ज़ाइलिन रिमूव्स पैराफिन वैक्स बिफोर स्टेनिंग, ज़ाइलिन वैक्स हटाने में सहायक होता है ताकि रंग आसानी से लग सके, क्लियर बात है, रंग यानी स्टेनिंग बढ़िया हो सके। विच इज़ कॉमनली यूज्ड माउंटिंग मीडियम, सामान्यतः कौन सा माउंटिंग मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा हम जनरली माउंटिंग मीडियम, देखो 2-3 माउंटिंग मीडियम है, एक और अभी आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और साइटोलॉजी में भी आएगा ये चीज़ें। तो कौन सा कॉमनली माउंटिंग मीडियम इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन, कनाडा बाल्सम, फॉर्मलिन या एसीटोन, ठीक है। तो कॉमनली यूज्ड माउंटिंग मीडियम जो होता है वो होता है कनाडा बाल्सम, ये चीज़ें ध्यान रखना। कनाडा बाल्सम इज ट्रांसपेरेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग, यह टिकाऊ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होगा तभी देखो मान लो एक आपने स्लाइड बनाई, स्लाइड के ऊपर आपने माउंटिंग कर लिया, अब माउंटिंग मान लो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ढका हुआ है, तो फिर आप सेक्शंस कैसे देखोगे, कैसे स्टडी करोगे, ठीक है। तो बढ़िया से ट्रांसपेरेंट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, दृश्यता बेहतर होती है, लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो कनाडा बाल्सम यूज़ करते हैं माउंटिंग मीडियम के लिए कॉमनली, ये चीज़ें ध्यान रखना कॉमनली, क्योंकि अभी क्वेश्चन एक और आएगा, ठीक है, अभी सुनो, आगे सुनो। कैटालॉगिंग इन मीडियम मीन्स म्यूजियम में कैटालॉगिंग का क्या मीनिंग है। हम कैटालॉगिंग करते हैं किसके अंदर, म्यूजियम के अंदर, उसका क्या मीनिंग है। सैंपल को डिस्कार्ड करना, इसको हम बोलते हैं कैटालॉगिंग। लेबल करना और सूची में दर्ज करना, इसको बोलते हैं कैटालॉगिंग। टिश्यू एम्बेडिंग को बोलते हैं कैटालॉगिंग, या स्लाइड स्टैनिंग को बोलते हैं कैटालॉगिंग, ठीक है। तो कैटालॉगिंग का मतलब होता है कैटालॉग करना। देखो आपने नीट के चैप्टर में 11th के चैप्टर में पहला चैप्टर पढ़ा होगा लिविंग बर्ड में हम पढ़ते हैं म्यूजियम वगैरह पढ़ते थे ना, क्यों म्यूजियम कहाँ है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो उसमें हमने फ्लोरा पढ़े थे, कैटालॉग पढ़े थे। तो कैटालॉग का मीनिंग उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अच्छे से लेबल करना और सूची में दर्ज करना, तो वही मीनिंग है। कैटालॉगिजेशन का मतलब होता है लेबलिंग करना और सूची में दर्ज करना, क्लियर बात। इट हेल्प इन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टोरेज, कैटालॉगिंग से क्या होती है, स्पेसिमेन को सही तरीके से संग्रहित और पहचानने में हेल्प करती है, क्योंकि हम लेबल कर दिए कोई चीज़ को तो हम बता सकते हैं कि ये किसका आदमी का सेक्शन है और क्या चीज़ का सेक्शन है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ टिश्यू प्रोसेसर, टिश्यू प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या है, आपको फंक्शन बताना है टिश्यू प्रोसेसर का, ठीक है। टिश्यू प्रोसेसर का क्या फंक्शन है, सेक्शंस को कट करना, एम्बेडिंग करना, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन करना या माउंटिंग करना, ठीक है। टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप मैंने आपको बता दिए, फिक्सेशन करेंगे, फिर डिहाइड्रेशन करेंगे, क्लियरिंग करेंगे, एम्बेडिंग करेंगे, सारी चीज़ें टिश्यू प्रोसेसिंग की होगी, ठीक है। वही चीज़ आपको बताना है। टिश्यू प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, क्लियरिंग करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं टिश्यू प्रोसेसर की, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। इट ऑटोमेट्स टिश्यू प्रिपरेशन फॉर एम्बेडिंग, यह टिश्यू प्रोसेसिंग के सभी चरण करता है, डिहाइड्रेशन, क्लियर और इन्फिल्ट्रेट करता है, क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ। पर्सिस्टेंट इज यूज्ड टू हाईलाइट, पर्सिस्टेंट पीरियोडिक एडिक्टिव स्टेन किसे दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियस देखते हैं हम पर्सिस्टेंट से, एमाइलॉइड देखते हैं, कोलेजन देखते हैं या बेसमेंट मेम्ब्रेन देखते हैं, ठीक है। तो पर्सिस्टेंट में हम क्या देखते हैं, पर्सिस्टेंट में हम देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर बात। इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो पर्सिस्टेंट हम ग्लाइकोजन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या कर देगा, स्टेन कर देगा, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन्स को रंगता है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप इन HNE स्टेनिंग इज, HNE हीमेटॉक्सिन एंड इयोसिन स्टेनिंग की पहली प्रक्रिया क्या है, ठीक है। HNE स्टेनिंग की पहली प्रक्रिया क्या है, आपको फर्स्ट स्टेप बताना है। हीमेटॉक्सिन होता है फर्स्ट स्टेप, इयोसिन होता है फर्स्ट स्टेप, डीवैक्सिंग होता है या माउंटिंग होता है, ठीक है। तो जो होता है HNE स्टेनिंग की पहली स्टेप वो होती है डीवैक्सिंग, ठीक है। वैक्स को हटाओगे यार तभी तो स्टेनिंग कर पाओगे, तो पहली स्टेप क्या आएगी HNE की, डीवैक्सिंग, ठीक। पैराफिन मस्ट बी रिमूव फर्स्ट यूजिंग ज़ाइलिन, पैराफिन हटाने के बाद ही स्टेन ऑब्जर्व हो सकता है, और किससे क्लियर करेंगे हम, किससे क्लियर करेंगे, क्लियरिंग एजेंट अपना ज़ाइलिन से, क्लियर बात है, ये चीज़ें ध्यान रखना। 10% फॉर्मेलिन इज यूज्ड इन म्यूजियम फॉर,
10% फॉर्मेलिन म्यूजियम में किस लिए उपयोगी होता है? हम 10% फॉर्मेलिन म्यूजियम में क्यों इस्तेमाल करते हैं? एम्बेडिंग के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, प्रिजर्विंग स्पेसिमेन के लिए, स्टेनिंग के लिए, ठीक है। तो हम 10% फॉर्मेलिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक। इट प्रिजर्व टिश्यू डीके बाय फिक्सिंग प्रोटीन्स। फॉर्मेलिन सड़न से बचाता है और स्पेसिमेन को स्थिर रखता है। तो हम 10% फॉर्मेलिन का इस्तेमाल म्यूजियम में क्यों करते हैं? स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेन गिव्स एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस इन एमोइलाइट? एमोइलाइट को दिखाने वाला स्टेन कौन सा होता है जो एप्पल ग्रीन रंग देता है? एप्पल ग्रीन कलर कौन सा देता है बाइफ्रिंजेंस इन एमोइलाइट के अंदर? एमोइलाइट के अंदर की हम जब भी एमोइलाइट की हम बात करेंगे, एमोइलाइट आंख बंद करके कॉन्गो रेड लगा देना, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन सही होगा। और एप्पल ग्रीन की बात करें, एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस ये कब देगा? हमेशा पोलराइज लाइट के अंदर देगा। ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्गो रेड अंडर पोलराइज लाइट सो ग्रीन बाइफ्रिंजेंस, यह एमोइलाइट की विशेष पहचान होती है, ठीक है। आपसे कभी कभार ये भी पूछ दिया कि एमोइलाइट का कोई एक पहचान बताओ, तो आपको यही पहचान बताना पड़ेगा कि कॉन्गो रेड अंदर पोलराइज लाइट शोज ग्रीन बाइफ्रिंजेंस। जब भी पोलराइज लाइट पड़ेगी तो कॉन्गो रेड कैसा? ग्रीन कलर का बाइफ्रिंजेंस शो करेगा। ये होती है पहचान किसकी? एमोइलाइट की। क्लियर बात? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर स्लिपिंग आफ्टर स्टेनिंग? स्टेनिंग के बाद कवर स्लिप लगाने का क्या पर्पज़ है, ठीक है। हम कवर स्लिप लगाते हैं स्टेनिंग करने के बाद। कवर स्लिप लगाने का पर्पज़ क्या है? डेकोरेशन है। हम डेकोरेशन के लिए कवर स्लिप लगाते हैं, सुंदर दिखने के लिए कवर स्लिप लगाते हैं, ड्राइंग से प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं, प्रिजर्वेशन एंड क्लैरिटी के लिए कवर स्लिप लगाते हैं, या हार्डनिंग द सेक्शंस को हार्ड करने के लिए कवर स्लिप लगाते हैं, ठीक है। तो हम जब भी कवर स्लिपिंग करेंगे हम प्रिजर्वेशन एंड क्लियरिटी के लिए करेंगे, ठीक है। टिश्यू लंबे समय तक प्रिजर्व रहे और हम जब भी माइक्रोस्कोप से टिश्यू को देखें तो हमें क्लियरली दिखाई दे, इसलिए हम कवर स्लिपिंग करते हैं स्टेनिंग के बाद। ये चीज़ें ध्यान रखना है। डेकोरेशन वगैरह थोड़ी करने के लिए हम कवर स्लिप क्यों लगाएंगे? कवर स्लिप कीप द सेक्शन सेफ एंड विजिबल, यह स्लाइड को लंबे समय तक सुरक्षित और पढ़ने योग्य बनाता है। आगे बढ़ो। विच स्टेन यूज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स? रेटिकुलर फाइबर्स को दिखाने के लिए कौन सा स्टेन यूज़ किया है? मैं जब भी बताया हूँ रेटिकुलर नाम आए रेटिकुलिन स्टेन लगा देना, ठीक है। नाम से इसको पकड़ लोगे, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो जब भी आपसे रेटिकुलर फाइबर्स की बात की जाए या क्वेश्चन पूछा जाए रेटिकुलिन स्टेन में हम क्या देखते हैं, तो रेटिकुलर फाइबर्स देखते हैं। या आपसे पूछा जाए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रेटिकुलिन फाइबर, तो हम रेटिकुलिन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। इसी का दूसरा नाम अगर ये ऑप्शन ना दिया रहे तब थोड़ा सा कन्फ्यूज होना, तब आपको याद करना पड़ेगा कि रेटिकुलर फाइबर्स के लिए हम सिल्वर इम्पिग्नेशन का इस्तेमाल करते हैं। रेटिकुलिन स्टेन का ही दूसरा नाम है सिल्वर इम्पिग्नेशन, ठीक है। रेटिकुलिन स्टेन हाइलाइट्स फाइन रेटिकुलिन फाइबर्स, ठीक है। यह जालीनुमा रेशों को काले रंग में दर्शाता है। कलर कैसा याद रखना? ब्लैक याद रखना है, ठीक है। चलो, द स्टैंडर्ड फिक्सेटिव यूज इन रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी इज? रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? हम बात कर रहे हैं रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी की, ठीक है। देखो और भी फिक्सेटिव यूज़ होते हैं, जैसे ग्लूटाराल्डिहाइड की हमने बात की थी। हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी हो तो हम ग्लूटाराल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर हम रूटीन की बात कर रहे हैं, रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी की, तो हम जनरली कौन सा यूज़ करते हैं फिक्सेटिव? बचपन से पढ़ाते आ रहा हूँ, 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन इस्तेमाल करेंगे। 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन प्रिजर्व मार्फोलॉजी एंड प्रोटीन इफेक्टिवली, यह सबसे सुरक्षित और आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला फिक्सेटिव है, ठीक है। तो हम जब भी रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी की बात करेंगे 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैराफिन वैक्स इन हिस्टोपैथोलॉजी? हिस्टोलॉजी में हम पैराफिन वैक्स का क्या कार्य होता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स जो होता है हिस्टोपैथोलॉजी में, उसका क्या काम है? फिक्सेशन करने में काम आता है पैराफिन वैक्स, एम्बेडिंग मीडियम के काम आता है, माउंटिंग या स्टेनिंग के काम आता है। पैराफिन वैक्स का क्या काम होता है? एम्बेडिंग मीडियम के काम आता है पैराफिन वैक्स। क्लियर बात है? इट सपोर्ट टू सेक्शन टिश्यू, ठीक है। जब भी हम सेक्शनिंग करते हैं तो टिश्यू को सपोर्ट कौन देता है? पैराफिन वैक्स ही देता है, ठीक है। वैक्स टिश्यू को कड़ा बनाता है ताकि आसानी से कट किया जा सके। अब मान लो टिश्यू सॉफ्ट है, तो टिश्यू कट करने में तो दिक्कत आएगी, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं ताकि हम उसको आसानी से कट कर सके, उसके सेक्शंस कट कर सकें, ठीक है। स्लाइड लेबलिंग इन म्यूजियम शुड इंक्लूड? म्यूजियम में स्लाइड की लेबलिंग में क्या शामिल होना चाहिए? हम म्यूजियम के अंदर स्लाइड की लेबलिंग कर रहे होंगे तो उसमें क्या शामिल करते हैं? स्पेसिमेन का नेम शामिल करेंगे, डेट शामिल करेंगे, केस नंबर शामिल करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव शामिल करेंगे। तो हम म्यूजियम के अंदर जब भी स्लाइड लेबलिंग कर रहे होंगे हम ये सारी चीज़ें स्लाइड पे लिखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हमें अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, किसका स्पेसिमेन है, किस डेट को आया है, केस नंबर कितना है। ये सब नहीं लिखोगे तो यार मान लो आपने 2-3 स्लाइड स्टैंड की, अब पता ही नहीं चला किसका स्लाइड कहाँ पे स्टैंड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, स्लाइड लेबलिंग जरूर करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। प्रॉपर लेबलिंग अवॉइड स्पेसिमेन मिक्सअप, वही चीज़ है कि मिक्स हो जाएगा तो आप कैसे पहचानोगे देख के कि किसका सैंपल कहाँ पे था। सही लेबलिंग से पहचान और संग्रहण आसान हो जाता है।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रिएजेंट यूज्ड इन ईओसिन स्टेनिंग इज, थोड़ी देर पहले मैंने नाम भी बताया था, यहाँ पर बस आपसे नेचर पूछा हुआ है कि ईओसिन स्टेनिंग में हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, ईओसिन स्टेनिंग में किस रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एसिड एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, एल्कोहलिक ईओसिन का प्रयोग करते हैं, मेयर्स हीमेटॉक्सिन का प्रयोग करते हैं, जिम्सा स्टेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट यूज फॉर ईओसिन स्टेनिंग, ईओसिन स्टेनिंग के अंदर हम कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहलिक ईओसिन इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना, एल्कोहलिक ईओसिन का इस्तेमाल करते हैं हम ईओसिन स्टेनिंग के अंदर। ईओसिन इज एसिडिक एंड स्टेन साइटोप्लाज्मिक पिंक। क्या होता है, नेचर कैसा होता है ईओसिन का, सिर्फ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ईओसिन एसिडिक होता है, हीमेटॉक्सिन बेसिक होता है, हीमेटॉक्सिन न्यूक्लियस को स्टेन करता है ब्लू कलर में, ईओसिन साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है पिंक कलर में, ठीक है। तो ईओसिन स्टेनिंग में हम रिएजेंट को किसका कैसा होता है, एल्कोहलिक ईओसिन होता है और साइटोप्लाज्म को गुलाबी रंग देता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग की पहली प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहली स्टेप कौन सी अपनाएंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर, क्लियर बात है। इनफिल्ट्रेशन करेंगे, क्लियरिंग करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, इम्बेडिंग करेंगे, ठीक है। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर पहली स्टेप जो होती है वो होती है फिक्सेशन, क्लियर बात। तो पहली प्रोसेस क्या होती है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर, फिक्सेशन होती है। फिक्सेशन प्रिवेंट्स ऑटोलिसिस एंड प्रिजर्व टिश्यू, टिश्यू को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हम फिक्सेशन करते हैं। पहला स्टेप क्या होती है टिश्यू प्रोसेसिंग की, फिक्सेशन। अ कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर म्यूजियम स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन, म्यूजियम स्पेसिमेन के संरक्षण के लिए आमतौर पर कौन सा फिक्सेटिव इस्तेमाल किया जाता है, हमने अभी बताया, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया हुआ था। 10% फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिन सड़ने से बचाता है टिश्यू को और लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित रखता है। पस स्टेन डिटेक्ट्स विच कंपोनेंट, पस रिएक्शन पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट रिएक्शन में किस घटक को दर्शाते हैं, लिपिड को दर्शाते हैं, ग्लाइकोजन को दर्शाते हैं, न्यूक्लिक एसिड को दर्शाते हैं, प्रोटीन को दर्शाते हैं। पस स्टेन में हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोजन को पहचान लेते हैं आसानी से, क्लियर बात है। इट्स स्टेन ग्लाइकोजन मेजेंटा या पर्पल, ये कलर जरूर याद रखना। पस स्टेन में कलर कैसा आता है ग्लाइकोजन का, मेजेंटा या पर्पल कलर आता है, प्लस ग्लाइकोजन और म्यूको पॉलीसेकेराइड को बैगनी रंग में दर्शाता है, क्लियर बात है। स्टेनिंग यूज फॉर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर्स को दिखाने के लिए कौन सा स्टेन होता है, तो हम जब भी मसल्स की बात करेंगे, कोलेजन फाइबर्स की बात करेंगे, तो वहाँ क्या इस्तेमाल होता है, मैसन्स ट्राइक्रोम इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर बात है। कोलेजन्स अपेयर्स ब्लू और ग्रीन डिपेंडिंग ऑन प्रोटोकॉल, या कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग रंग में दर्शाता है, कौन सा, मैसन्स ट्राइक्रोम, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू की जब भी बात की जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू को स्टेन करने की जब भी बात की जाएगी, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैसन्स ट्राइक्रोम इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ जाओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रेफर्ड माउंटिंग मीडियम फॉर परमानेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, स्थायी परमानेंट, ठीक है। मान लो एक आपने स्लाइड बनाई, स्लाइड के ऊपर एक स्पेसिमेन रखा है, इसको आपने कवर स्लिप लगाया, माउंट कर दिया, ठीक है, माउंट कर दिया। अब इसको क्या है, परमानेंट हो गया, ठीक है। इसको आप दोबारा इस्तेमाल, मतलब कवर स्लिप आप हटाना चाहो या माउंटिंग हटाना चाहो तो हटा नहीं सकते। तो परमानेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स को माउंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा माउंटिंग मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्थायी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड के लिए कौन सा माउंटिंग मीडियम उपयुक्त है, ग्लिसरीन, ज़ाइलिन, डीपीएक्स या फॉर्मेलिन, ठीक है। तो परमानेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स को माउंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डीपीएक्स इस्तेमाल करते हैं, क्लियर बात। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये साइटोलॉजी में बहुत इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अभी जब अगला चैप्टर साइटोलॉजी करेंगे तो वहाँ डीपीएक्स बार बार आएगा। डीपीएक्स क्या करता है, ड्राइड फास्ट एंड प्रिजर्व द स्टेन सेक्शंस, यह स्लाइड को स्थायी बनाता है और जल्दी सुखाता है। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेन इज सिलेक्टिवली कलर्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, कौन सा स्टेन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को विशेष रंग से रंगता है, एचएनई, पस, कॉन्गो रेड या सूडान ब्लैक। तो हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बात कर रहे हैं, सिलेक्टिवली कलर की बात कर रहे हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स किस में आता है सर, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स एंड किस में, ग्लाइकोजन्स को हम कौन देखते हैं, पस स्टेन में देखते हैं, पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट में देखते हैं, क्लियर बात है। पस रिएक्ट्स विद कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स या ग्लूकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूसिन को गहरा बैगनी रंग देता है, पर्पल या मेजेंटा कलर देता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना साथ के साथ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग इन टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग में क्लियरिंग का क्या फंक्शन है, क्लियरिंग का क्या काम है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। वाटर को रिमूव करना, एल्कोहल को रिमूव करना, मेक टिश्यू ट्रांसपेरेंट, टिश्यू को ट्रांसपेरेंट बनाना,
फिक्स टिश्यू को फिक्स करना है या एम्बेड करना है टिश्यू को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लियरिंग क्यों करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन में हम किससे करते हैं, एल्कोहल से करते हैं, वाटर हटाते हैं, ठीक है। वाटर हटाते हैं तो एल्कोहल से हटाते हैं। अब मान लो स्लाइड पर एल्कोहल लगी रहेगी, अब एल्कोहल को हमें कैसे हटाना है, एल्कोहल हटाते हैं हम क्लियरिंग मीडिया से। क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़ाइलिन इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं सर, सिंपल सी बात है, एल्कोहल को हटाना है और टिश्यू को ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्लियरिंग मीडियम। टिश्यू प्रोसेसिंग में एल्कोहल रिमूव करना और मेक टिश्यू ट्रांसपेरेंट। क्लियरिंग एजेंट लाइक ज़ाइलिन हो गई, टिश्यू को क्लियर बनाती है फॉर वैक्स इन्फिल्ट्रेशन, या एल्कोहल हटाकर टिश्यू को साफ और पारदर्शी बनाता है। आगे चलो, विच केमिकल इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड टिश्यू लाइक बोन। कठोर टिश्यू जैसे हड्डी हो गई, इसको सॉफ्ट करना हो, नरम करना हो, तो कौन सा रसायन प्रयोग करेंगे, कौन सा केमिकल यूज करेंगे फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड टिश्यू लाइक बोन, ठीक है। फॉर्मेलिन, डीकैल्सिफाइंग एजेंट नाइट्रिक एसिड EDTA, पैराफिन या एसीटोन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हार्ड टिश्यू को सॉफ्ट करने की बात, यानी हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या देते हैं, डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन यानी हड्डी से कैल्शियम को रिमूव करना। कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। तो डीकैल्सिफिकेशन में हम कौन सा एजेंट इस्तेमाल करते हैं, डीकैल्सिफाइंग एजेंट किसका इस्तेमाल करते हैं, डीकैल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गई, EDTA हो गई, इसके अलावा HCl हो गई, ये सारी डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। डीकैल्सिफिकेशन अलाउ सेक्शनिंग ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू, हड्डी जैसे टिश्यू को काटने योग्य बनाने में सहायक होता है डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स। क्लियर बात, आगे बढ़ो। अ टिश्यू दैट इज ओवर डीकैल्सिफाइड में शो, अत्यधिक डीकैल्सिफाइड टिश्यू में क्या प्रभाव दिख सकता है, एक ओवर डीकैल्सिफाइड टिश्यू है, इसमें क्या दिख सकता है, बेटर स्टेनिंग दिख सकती है, पुअर मार्फोलॉजी दिख सकती है, क्रैक्स दिख सकते हैं या श्रिंकेज दिख सकता है। तो ओवर डीकैल्सिफाइड टिश्यू के अंदर क्या प्रभाव दिख सकता है, पुअर मार्फोलॉजी, ठीक है। एक ओवर डीकैल्सिफाइड टिश्यू है तो उसकी मार्फोलॉजी अच्छी रहेगी क्या, सिंपल सी बात है, मार्फोलॉजी कहाँ से अच्छी रहेगी, पुअर रहेगी। एक्सेस डीकैल्सिफिकेशन डिस्ट्रॉय कर देता है टिश्यू स्ट्रक्चर को, जब टिश्यू स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगी तो मार्फोलॉजी भी तो वही चीज़ है, तो मार्फोलॉजी कहाँ से अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। टिश्यू की पहचान को खराब कर देता है ओवर डीकैल्सिफिकेशन। स्टेन यूज टू डायरेक्ट एमोलाइट डिपॉजिट, एमोलाइट की बात करनी है हमने कर ली, कॉन्गो रेड इस्तेमाल करते हैं एमोलाइट डिपोजिशन के लिए। आगे बढ़ जाओ, कैसा कलर, एप्पल ग्रीन बाइब्रेशनस अंदर पोलराइज लाइट। एमोलाइट के लिए सबसे विश्वसनीय स्टेन होता है कॉन्गो रेड। अ कंपोनेंट ऑफ HNE स्टेन दैट कलर न्यूक्लियस ब्लू, HNE स्टेन का कौन सा घटक न्यूक्लियस को नीला रंग देता है, HNE स्टेनिंग के एक हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो कलर देगा न्यूक्लियस को ब्लू कलर, ठीक है। तो HNE स्टेनिंग में न्यूक्लियस को ब्लू कौन देता है, ईओसिन देता है, हीमेटॉक्सिन देता है। ईओसिन तो साइटोप्लाज्म को कलर देता है, पिंक कलर देता है, तो हीमेटॉक्सिन जो होता है वो न्यूक्लियस को ब्लू कलर देता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। हीमेटॉक्सिन स्टेन न्यूक्लिक एसिड रिच एरियाज, यह न्यूक्लिक एसिड को नीला रंग देता है रिच एरियाज में। क्लियर बात है। द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग टिश्यू इन वैक्स इज डन टू, वैक्स में टिश्यू को एम्बेड करने का क्या उद्देश्य है, हम टिश्यू एम्बेडिंग करते हैं, किसके अंदर करते हैं, वैक्स के अंदर करते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, टिश्यू को फिक्स करना, कट थिन सेक्शंस, ड्राइड टिश्यू या कलर्ड टिश्यू। तो एम्बेडिंग का क्या काम है कि हम उसको टिश्यू को हार्ड बना सके सॉफ्ट से, और उसके हम सेक्शंस कट कर पाएँ किससे, माइक्रोटोम की मदद से। तो टिश्यू को हार्ड करना और उसके थिन सेक्शंस कट करना, ये प्राइमरी उद्देश्य होता है एम्बेडिंग टिश्यूज़ के। क्लियर बात। वैक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू कट थिन सेक्शंस, या टिश्यू को माइक्रोटोमी के लिए तैयार करता है। व्हाट इज द आइडियल एम्बेडिंग टेम्परेचर ऑफ पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स के एम्बेडिंग का आदर्श तापमान क्या है, ठीक है। पैराफिन वैक्स का एम्बेडिंग टेम्परेचर कितना होता है, 35 से 40 डिग्री, 45 से 50 डिग्री, 55 से 60 डिग्री या 75 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी पैराफिन वैक्स का एम्बेडिंग टेम्परेचर कितना होता है, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इंश्योर फ्लूइडिटी एंड प्रॉपर एम्बेडिंग, ठीक है। यह सही कंसिस्टेंसी और एम्बेडिंग के लिए उपयुक्त होता है। विच स्टेन इज यूज फॉर लिपिड डिटेक्शन, लिपिड पहचानने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो लिपिड या फैट ग्लोब्यूल्स की जब भी बात होगी हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सूडान ब्लैक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सूडान स्टेन फ्लैट ग्लोब्यूल्स ब्लैक, सूडान स्टेन सूडान ब्लैक नाम ही है तो कैसा कलर देगा, फ्लैट ग्लोब्यूल्स को ब्लैक कलर देगा। यह स्टेन न्यूट्रल लिपिड्स को दर्शाता है। रेटिकुलिन स्टेन इज क्लासिफाइड अंडर, रेटिकुलिन स्टेन किस कैटेगरी में आता है, रेटिकुलिन स्टेन को क्लासिफाइड करते हैं किस कैटेगरी में, बेसिक स्टेन में, सिल्वर इम्पिग्नेशन के में, या फैट स्टेन में, या एसिड फास्ट में। तो हमने अभी थोड़ी देर बताया कि रेटिकुलिन स्टेन को हम सिल्वर इम्पिग्नेशन नाम देते हैं। तो रेटिकुलिन स्टेन किसके अंदर क्लासिफाइड होगी, सिल्वर इम्पिग्नेशन के अंदर। क्लियर बात। इट यूज सिल्वर साल्ट्स टू स्टेन रेटिकुलिन फाइबर, क्यों देते हैं सिल्वर इम्पिग्नेशन ने, क्योंकि ये सिल्वर साल्ट्स का उपयोग करता है किसको स्टेन करने के लिए, रेटिकुलर फाइबर्स को स्टेन करने के लिए, ठीक है। यह फाइबर्स को कैसा कलर देता है, ब्लैक कलर देता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ो।
द लास्ट स्टेप ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर इज, स्टेनिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है स्टेनिंग प्रोसेसिंग का। इयोसिन स्टेनिंग होता है आखिरी प्रोसेस, वॉशिंग, माउंटिंग विद कवर स्लिप या काउंटर स्टेनिंग, ठीक है। तो स्टेनिंग प्रोसीजर का आखिरी प्रोसेस क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, माउंटिंग विद कवर स्लिप। कवर स्लिप्स प्रोटेक्ट स्टैंड सेक्शंस या स्लाइड को सुरक्षित और स्थायी बनाता है। तो स्टेनिंग प्रोसीजर का लास्ट स्टेप क्या होगा, माउंटिंग विद कवर स्लिप, ये चीज़ें ध्यान रखना। व्हाट इज़ यूज टू लेबल परमानेंट स्लाइड्स, परमानेंट स्लाइड्स पर लेबलिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट स्लाइड्स पर हमें लेबलिंग करना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्राफाइट पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, मार्कर पेन इस्तेमाल करेंगे, डायमंड पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, वैक्स पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करते हो, परमानेंट स्लाइड्स पर आपको लेबलिंग करनी हो तो ग्रेफाइट पेंसिल से लेबल करोगे। देखो आपको ऐसी लेबलिंग के लिए ऐसी पेंसिल चाहिए ना जो परमानेंट हो, ठीक है, उसका परमानेंट हो और मिटे नहीं। मार्कर वगैरह हो गई, ग्रेफाइट पेंसिल हो गई, ये सब तो मान लो आप स्टेनिंग वगैरह करोगे तो मिट जाएगी। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डायमंड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। डायमंड पेंसिल राइटिंग इज परमानेंट एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंट, या सॉल्वेंट में भी नहीं मिटेगा, ठीक है। कौन सा, डायमंड पेंसिल। तो हम जब भी इस्तेमाल करेंगे परमानेंट स्लाइड्स के लिए तो डायमंड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ जाओ। विच डिपार्टमेंट यूज पैराफिन ब्लॉक एंड माइक्रोटोम एज रूटीन, पैराफिन ब्लॉक और माइक्रोटोम का सामान्य उपयोग किस विभाग में होता है, किस डिपार्टमेंट में हम माइक्रोटोम का इस्तेमाल करते हैं, पैराफिन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी। देखो पैराफिन ब्लॉक्स और माइक्रोटोम का इस्तेमाल हम करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके आज के पूरे कितने 250 क्वेश्चन, ये इनफ है इतने, ठीक है। अब वही चीज़ घूम फिर के क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे, आपका पूरा चैप्टर इतने में ही कवर हो चुका है, ठीक है। अब आगे एक और क्लास लेने का कोई मतलब नहीं बनता, हम सीधे साइटोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और साइटोलॉजी में भी 300 क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अराउंड 200 क्वेश्चन में उसमें भी पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आसानी से, क्लियर बात। उसके बाद फिर बड़े चैप्टर उठाएंगे, जैसे हिमेटोलॉजी हो गई, फंडामेंटल्स हो गए, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, क्लियर बात है। नोट्स आपको आज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और नोट्स आज टेलीग्राम पे मिल जाएगा, रात तक अपलोड हो जाएगा 10 बजे तक, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर